दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए कल मतदान होना है और सबकी नजर लगी हुई है चंपारण पर। सबकी नजर लगी हुई है क्या होगा तिरहुत के इलाके में। वो जीतेगा। और मगध पर तो नजर लगी ही लगी है कि क्या होने वाला है। लेकिन एक सवाल है, जो बेस्ट वोटर है वो एक निर्णायक भूमिका में है दूसरे चरण में। सारे वोटरों की भूमिका होती है लेकिन एक वैश्यों की बड़ी भूमिका है, खासकर चंपारण के इलाके में, तिरहुत के इलाके में, और कहिए तो बांका के इलाके में जहां चुनाव होना है। इन सब इलाकों में वैश्यों की एक बड़ी भूमिका है। गौतम जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंपारण और बिहार के मने हुए पत्रकार। और हमारे साथ आज स्टार टीवी में संजय वर्मा जी भी हैं, बिहार के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, एक एक खबरों पर नजर है, कहिए तो मोबाइल रिपोर्टर है, सब चीज की नजर पर इनकी रहती है, कहाँ कौन पत्ता हिल रहा है, कौन पत्ता दबा हुआ है। तो आज आप दोनों महारथियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 122 सीटों पर मतदान है, खासकर चंपारण के इलाके में। गौतम जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लगता है कि वैश्य वोट कितना निर्णायक होगा? जातीय जनगणना के बाद जो फेरबदल हुआ है उसका कितना असर पड़ रहा है? गौतम जी। देखिए सरोज जी, वैश्य मतों की जहां तक बात है वो बेसिकली कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे वैश्य मतों को माना जाता है कि वैश्य मत जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं। लेकिन मोतिहारी में ही अगर आप देखेंगे तो इस बार वैश्य मत जो हैं वो एक साथ एक जगह पे नहीं है, उनका डिवीजन हो गया है, क्योंकि दो उम्मीदवार जो हैं जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं उसमें दोनों वैश्य हैं। तो वैसी स्थिति में वैश्य मतों में बिखराव जो है वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। मैं मोतिहारी की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर पूरे बिहार की स्थिति भी आप देखें या अन्य इलाकों की भी स्थिति अगर देखें तो डिपेंड करता है कास्ट लाइन के ऊपर में कि कैंडिडेट आपका किस जाति से आता है। रक्सौल में आपको बता दें कि रक्सौल में आज एक रक्सौल में ताजा घटनाक्रम हुई। हम आपको क्रमबद्ध तरीके से मोतिहारी के 12 विधानसभा के बारे में जानकारी देते हैं। नहीं नहीं गौतम जी, हम सभी सीटों पर आएंगे, एक ओवरऑल व्यू हमारे दर्शकों को दीजिए। क्या बेस्ट वोट निर्णायक साबित हो रहा है दूसरे चरण में, खासकर आपका जो इलाका है जी जी, चंपारण और बिल्कुल 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 निर्णायक साबित हो रहा है वैश्य मत। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जहां वैश्य मत है, वैश्य मत जहां जहां भी हैं वहां हम्म। उम्मीदवार के हिसाब से देखिए कोई एक पार्टी विशेष नहीं है जिस पार्टी विशेष को वैश्यों का मत मिल रहा है। वो जाति के आधार पर, कैंडिडेट के आधार पर जो है वो बंटवारा वोट का हो रहा है। संजय जी, आप बैस राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, काफी मेहनत करते हैं बैस पॉलिटिक्स को लेकर। और जो 122 सीटें होनी है उस पर भी आपका बड़ा होमवर्क चल रहा है, रात दिन आप इस काम में लगे हुए हैं, कई इलाकों में गए थे आप, बहुत बेस्ट बोल इलाके में। क्या फीडबैक है, क्या बंटवारा है बेस्ट वोट का? क्या बेस्टों को जिस तरह से उपेक्षित किया गया लोकसभा चुनाव में और इस विधानसभा चुनाव में, उसका एक असर इस बार पड़ेगा चुनाव में? क्या लगता है आपको संजय जी? देखिए, निश्चित तौर पे सरोज जी, वैसे समाज इस बार एक निर्णायक मूड में है और निर्णायक भूमिका अदा भी कर रहा है। प्रथम चरण के चुनाव में भी यह सब देखने को मिला और द्वितीय चरण में भी यह सब देखने को मिलेगा। अगर मैं उदाहरण दे दूं तो लखीसराय जो है या सूरजगढ़ा, जी। वहां वैश्यों की बहुत बड़ी जनसंख्या है। हम्म। और आपको मैं बताऊं कि वैश्यों ने जो किया सो किया, उसका खामियाजा भाजपा के दोनों उम्मीदवार, बगल में जो है जनता दल यू से रामानंद मंडल लड़ रहे थे, वो हार चुके हैं। बगल के अगर विजय सिन्हा की बात कर लें जो डिप्टी सीएम है, तो जी। उनके हार को भी सुनिश्चित करने में वैश्य समाज ने बड़ी भूमिका निभाई है। अगर पटना की बात कर लें तो पटना में वैश्य उम्मीदवार, पटना सिटी में शिशिर कुमार को नहीं बनाया गया भाजपा से, जी। और उनको किसी भी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने उनको बिठा दिया। नतीजा जी। हुआ कि वैश्य समाज गुस्से में आ गया। अब उसका परिणाम पटना सिटी में, आपने शिशिर कुमार को तो बिठा दिया, लेकिन उनके समाज के लोगों में जो गुस्सा था वो गुस्सा कायम रहा कि आप जो है हमारा जो है समाज के उम्मीदवार को बाई फोर्सली बाई हुक जैसे भी है आपने बिठा दिया।
तो कैंडिडेट को तो बिठाने में सफल रही भाजपा, लेकिन उसका वोट लेने में विफल रह गई। बांकीपुर की बात कर लें तो राजद ने रेखा गुप्ता को दिया था। जी रेखा गुप्ता को वैश्य समाज ने भारी संख्या में वोट दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि उम्मीदवार आप किसी भी पार्टी से देंगे, किसी भी जाति का देंगे, और वहां वैश्यों की डोमिनेंसी होगी, और वैश्य समाज आपको पार्टी देख के वोट करेंगे, कैंडिडेट की जाति देख के वोट नहीं करेंगे। तो वो जमाना अब चला गया, वो जमाना अब चला गया। अब यह संभव नहीं है। वैश्य समाज ये देखता है कि हमारे समाज का उम्मीदवार है, किस पार्टी से है और किस दल से है, ये दल कोई मायने नहीं रखता। राजद ने टिकट दिया। अब देखिए, शेर घाटी में आजादी के बाद पहली बार वैश्य समाज के, एक स्वर्णकार समाज के प्रमोद वर्मा को टिकट दिया है। मैंने देखा वहां जाकर, प्रमोद वर्मा को ये कहीं मत से महसूस नहीं हो रहा है कि वो राजद के कैंडिडेट हैं। सारे वैश्य समाज के लोग एकजुट होकर उनको हर हाल में चुनाव जिता देंगे और उनकी जीत हो जाएगी, ऐसा वहां के लोगों ने बताया है। तो ये जी सब संजय क्या जी, कहता ठीक। है आखिर? नहीं नहीं, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैस जो है वो पार्टी नहीं देख रहा है, कैंडिडेट देख रहा है, तो ज्ञानेश्वर जी मेरा सवाल है, देवा देवा गुप्ता को कौन देख रहा है, ये बताइए। मैंने आपको कहा ना कि कैंडिडेट जो है, अब जैसे यहाँ पे प्रमोद प्रमोद कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, वो कानू जाति से आते हैं। तो कानू जाति का जो मत है वो मत अपने साथ ले जा रहे हैं। और देवा गुप्ता जो है कलवार से आते हैं, तो कलवार समाज का वोट वो अपने साथ ले जा रहे हैं। बाकी जो बचे हुए वैश्य समाज हैं, उस वोट में डिवीजन है, उसमें कुछ प्रमोद कुमार के साथ है, कुछ देवा गुप्ता के साथ है। मेरा सवाल यही एग्जैक्टली हम यही सवाल आपसे करना चाह रहे थे कि जो पहले ये कहा जाता था ज्ञानेश्वर जी, ये सवाल हम वर्मा जी से भी पूछेंगे कि जो पहले ये कहा जाता था कि बेस्ट तो बीजेपी के साथ है, लेकिन हाँ भाई साहब, जब से हम जातीय आपका इशारा जनगणना समझ गए। हम जातीय आपका इशारा जनगणना समझ हुई है, तो क्या आपको लगता है कि दलित महादलित की तरह वैश्य भी टूट गए, पिछड़ा अति पिछड़ा की तरह उस विभाग में समाजन हुआ, तो क्या वैश्यों में भी बंटवारा हो गया? एग्जैक्ट बंटवारा हो गया। अभी संजय जी ने भी इस खबर पे मैंने खबर की पुष्टि की कि कैंडिडेट के आधार पर ही अब वोट तय होता है। जी किसी जाति विशेष, जैसे वैश्यों को यह मान के चला जाता था कि वैश्य मत जो है वो मत भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट जिस जाति का है उस जाति का समर्थन उसको मिल रहा है। संजय जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या दलित महादलित की तरह वैश्य वोट भी अब प्रसाद की तरह बटे हुए दिखते हैं आपको? ये दलित महादलित, अब आप जो सरोज जी बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि पासवान भी तो दलित जी है ना? और जी उसके जी नेता कौन है? चिराग पासवान। जी उसी तरह से रविदास भी दलित हैं, उनके भी नेता हैं। उसी तरह से पासी समाज है। तो ये जो अलग अलग खंड में जो जातियां हैं, चाहे महादलित समाज के हों और चाहे वो वैश्य समाज की हों। अब एक बात बताइए, वैश्य समाज में 56 उपजातियां हैं। जी कितनी जातियों को भाजपा टिकट देती है? मूल रूप से 3 जातियों पर वो फोकस करती है, तेली, सूड़ी, कलवार। और अब थोड़ा उभार आया है तो कानू को। क्या हम्म। वो सुनार को टिकट देती है? क्या वो ठठेरा को टिकट देती है? क्या वो तांती, ततवा, पटवा को टिकट देती है? तो फिर वैश्य समाज एकजुट होकर के क्यों उनके उम्मीदवार को वोट करे भाई? तो मेरा आप तो आपका कहना वैश्य, है कि वो मिथक अब टूट गया कि बीजेपी जो है, वैश्य वोट जो है वो बीजेपी के बंधुआ मजदूर है, वो मिथक अब टूट चुका है। संजय जी, यही है मैं ना मामला? मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जी मुझसे लोग पूछते हैं कि वैश्य समाज को आबादी के हिसाब से टिकट क्यों नहीं मिलता है। जी हमने कहा कि जिस तरह से महागठबंधन में खासकर राजद हम्म मुसलमानों के साथ जो कुछ भी अन्याय करती है, आपने देखा, हम्म मुसलमान एक थोक वोट देती है,
वो उनके वोट बैंक है। लेकिन जब डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ तो किसी मुसलमान का ऐलान नहीं हुआ। अब मैं उसी को घुमा कर कह रहा हूं, वैश्य समाज की जो 56 उपजातियां हैं, उनकी हम्म पूरी आबादी है कितना, 23%। हम्म। आप उनको कितना टिकट देते हैं, 12-14। भूमियार की आबादी कितनी है, राजपूत की आबादी कितनी है, ब्राह्मण की आबादी कितनी है, और आप उसको देते हैं कितनी टिकटें, 35 टिकटें देते हैं। तो मतलब कि वैश्य वैश्य की स्थिति भाजपा में जो है मुसलमान वाली है। आप उसको मुसलमान समझ लिए। मुसलमान जिस तरह से मानता है राजद की विवश है, हम ही को तो वोट देगा, वैसे ही भाजपा भी ये भी मानती है कि ये हमारा मियाँ है, वैश्य समाज मियाँ है। और ये मियाँ सही। जो है कहाँ जाएगा, घूम फिरा करके ये मियाँ तो हम ही को वोट देगा। अब बताइए, अगर ये सोच के तहत भाई वैश्य की आबादी जितनी है उसको टिकट मिलनी चाहिए 35-40, तो आप उसको देते नहीं है। और जिन जातियों की, सवर्णों की जिन जातियों की आबादी जो 2%, 1.5%, 1% है, उसको आप 35 सीटें देते हैं। ये अन्याय जो है कब तक चलेगा। चलिए ज्ञानेश्वर जी, अब हम चंपारण के ओवरऑल व्यू पे आते हैं। पूर्वी चंपारण की जो 12 सीटें हैं, आप तो एक एक सीटों का आप घूम चुके हैं। पिछले बार भी आपसे चर्चा हुई थी, फिर आप जी। वहां गए, वहां के सीटों को परखा, समीकरण को परखा। अब चूंकि कल मतदान होना है, आपका अनुभव क्या कहता है कि इन 12 सीटों पर क्या होने वाला है? थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें चंपारण की सीटों की, पूर्वी चंपारण देखिए की सर सीटों जी, हम एक्चुअली हमने कुछ एक्सरसाइज भी इसके ऊपर किया है। की। जी हम शुरू करते हैं रक्सौल से। जी बॉर्डर बॉर्डर का इलाका है। रक्सौल में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं श्याम बिहारी, पहले जनता दल यूनाइटेड में थे। और जी उनके विरोध में प्रमोद सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी पहले जदयू से थे। और एक तीसरा विकल्प जन सुराज के उम्मीदवार वहां भुवन पटेल हैं, वो भी जनता दल यूनाइटेड से थे। तो तीनों एक ही परिवार के लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ श्याम बिहारी का पलड़ा थोड़ा भारी था। लेकिन आज आज राजद के एक बड़े नेता सुरेश यादव, जो कि उम्मीदवार भी रह चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने आज सम्राट चौधरी के सामने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो ये माना जा रहा है कि 5 से 7 हजार मतों को वो आगे पीछे कर सकते हैं। कर सकते तो हैं। वैसी स्थिति में यहाँ का जो सीट है वो सीधा कॉन्टेस्ट पे लटक गया है। अब यही है कि भुवन पटेल को अगर 15 हजार से ज्यादा वोट मिलता है, तो वैसी स्थिति में आप मान लीजिए कि श्याम बिहारी चुनाव जीत जाएंगे। अन्यथा वो सीट जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहां कौन जीतेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब रक्सौल के हम लोग बाद आगे की। बढ़ते हैं नरकटिया। जी जी नरकटिया में हम लोग पिछली बार जो चर्चा किए थे, वो चर्चा हम लोगों की थी कि डॉक्टर समीम यहाँ से कुछ एज लेके आगे बढ़ रहे थे। पुराना गढ़ जो था उसको बचा रहे थे। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में विशाल कुमार ने अपने आप को डॉक्टर समीम के बराबर कर लिया है। मतलब एकदम 50-50 पर मामला चल रहा है ना। जो मत विशाल कुमार से रूठे हुए थे, उन मतों को विशाल कुमार ने मैनेज करके अपने पक्ष में ले आया है। लेकिन कल वोटिंग के समय में क्या स्थिति होगी। लेकिन विशाल कुमार जो थोड़ा नीचे खसक गए थे, वो विशाल कुमार ने भी अपने अपने आप को मेकअप किया है। कल 2-3 नेताओं के कार्यक्रम हुए। और चुनाव के पहले 72 घंटे पहले का जो प्रबंधन होता है, उस प्रबंधन में विशाल कुमार भी आगे चल रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि वहां भी बहुत कड़ी लड़ाई वहां पे होगी। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे उसके मोतिहारी पर भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल अभी, चूंकि हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि पूछिए वर्मा जी से कि मधुबनी प्रोपर समीर महासेठ और रितु जायसवाल, इनके सीटों की क्या पोजीशन है? 2-3 दर्शकों की मांग है। संजय जी, आप बताइए इन सीटों पर क्या होने वाला है? देखिए, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ चुनाव जीत रहे हैं। आधार क्या है इसका? किस आधार पे आप बोल रहे हैं? उन्होंने काम भी किया है, उनका हम्म। व्यवहार भी बहुत अच्छा है, जी जनता के बीच रहते हैं, जी जनता के बीच रहते हैं। और पटना में भी वो अपने वोटर को, मतलब अस्पताल से लेकर जी जो भी संकट होता है वो सारे संकट में उनका साथ देते हैं।
दूसरी तरफ अगर गौर करें मधुबनी का ऐतिहासिक हिसाब किताब, हम्म। तो मधुबनी शहर ही महासेठ के नाम से जाना जाता है। मतलब मधुबनी शहर का नुमाइंदगी समीर महासेठ से पहले उनके पिता राजकुमार महासेठ किया करते थे। राजकुमार महासेठ के बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी दल की ओर जाएंगे उधर से ही जीत जाएंगे। और इस तरह से राजकुमार महासेठ भी विभिन्न दलों से चुनाव लड़े, कभी नहीं उनको संजय जी टिकट देखिए, पुरानी जो विरासत है वो अपनी जगह पर है, लेकिन खबरें हैं कि माधव आनंद बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है इस बार समीर महासेठ को। उस पर हम लोग चर्चा करें। अभी 25 का जो चुनाव है, जहां कल मतदान होना है, उस पर आपका क्या फीडबैक है, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, माधव आनंद वहां के रहने वाले हैं, जी। लेकिन माधव आनंद का जुड़ाव मधुबनी से हम्म। रहा है या नहीं रहा, ये माधव आनंद जाने। मधुबनी के लोग माधव आनंद नामक सज्जन जिनको टिकट मिला है एनडीए से, आरएलएम से, जी। मधुबनी के लोग शायद उनको जानते हैं या नहीं जानते, ये भी माधव आनंद जाने। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली में रहते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं या जो भी करते हैं। तो माधव आनंद को टिकट देकर मैं समझता हूं कि समीर महासेठ को अवसर दे दिया गया कि वो आसानी से चुनाव जीत लें। ये बताइए संजय जी, क्या परिहार पूर्णिया बनने जा रहा है? रितु जायसवाल की क्या स्थिति देख रहे हैं? आपके पास क्या फीडबैक है परिहार सीट को लेकर? देखिए, परिहार सीट पर रितु जायसवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। रितु जायसवाल, मैं जहां तक जानता हूं, वो जनता दल यू में शायद जिला अध्यक्ष थी और वहीं से राजनीति की उनकी शुरुआत हुई थी। जी। हालांकि वो सिंह वाहिनी की मुखिया के तौर पर राष्ट्रीय अवार्ड तक ले चुकी हैं। मतलब उन्होंने एक मुखिया के तौर पर उल्लेखनीय कार्य करके परिहार में, ये सिंह वाहिनी में अपना को आगे बढ़ाया। और प्रतिभा को देखकर ही तेजस्वी यादव ने उनको अपनी पार्टी से जोड़कर सबसे पहले परिहार से टिकट दिया। नहीं नहीं, इस बार कुछ क्या गलती मतों हुई? से। आप कह रहे थे कि गलती की रितु जायसवाल ने। गलती क्या हुई? 25 की बात हम लोग कर रहे हैं, 25 में क्या गलती कर दी उसने? वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो हम्म। जब वो टिकट मिला उनको, कुछ मत से हार गई। इनका हम्म। कहना था कि पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझको हरा दिया। तो पूर्वे मतलब जी का कि नाम साफ साफ ले रही, तो इसमें क्या? तो रामचंद्र पूर्वे का नाम ले रही हैं, जिनकी रामचंद्र पूर्वे ने उनकी हार तय कर दी। तो वो हम्म। बात हो गई। हम्म। उसके बाद रितु जायसवाल को आपने देखा, शिवहर में टिकट मिला, जी। वो महज 25,000 वोट से हारी। जी। जी। तो राजद ने उनको जब जब जरूरत पड़ा तब तब उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की। महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया। जी। इस बार उनको उम्मीद थी कि फिर से टिकट मिले। वो तो नहीं मिला। पार्टियों की अपनी व्यवस्था भी होती है। रामचंद्र पूर्वे वही की नुमाइंदगी करते रहे। इस जी। बार उनकी पतोहू लड़ रही हैं। जी। तो थोड़ा जो है धैर्य रखना चाहिए था रितु जायसवाल को। रीति जायसवाल पार्टी ने। को धैर्य रखना चाहिए था, जैसा कि संजय भाई बता रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर भाई बताइए, मोतिहारी में किनको धैर्य रखना है? मोतिहारी का क्या समीकरण है? देखिए, मोतिहारी का जो समीकरण है वो पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, कमोबेश स्थिति वही है। अच्छा। हाँ, इसलिए इसलिए कि मोतिहारी में थोड़ा सा कालांतर में पीछे चलते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि मोतिहारी में बीजेपी का एमएलसी भी जो मोतिहारी का था वो बीजेपी का हुआ करता था। जिला परिषद पर बीजेपी का कब्जा था, नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा था। ये तीनों से तो बीजेपी अपना हाथ धो चुकी है, और इस बार लगता है कि विधायकी से भी हाथ धो बैठेगी। अच्छा, बड़ी बात कर रहे हैं आप। जी, बीजेपी की स्थिति लगातार यहाँ डिटोरिएट हो रही है। और इस बार का जो चुनाव है, उस चुनाव में, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ जो लड़ाई है
उस लड़ाई में ये मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि यहाँ चतुष्कोणीय संघर्ष है, और संघर्ष की वजह यह है कि यहाँ से डॉक्टर अतुल कुमार चंद स्वराज के उम्मीदवार हैं, कोई जी उनके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। एक योद्धा यहाँ चुनाव लड़ रहा है जो कि जिसका नाम दिव्यांशु भारद्वाज है, पटना यूनिवर्सिटी से, जिसने निर्दलीय चुनाव जीता था। वो भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही था, वो एनडीए का ही सिपाही था। बहुत प्रयास उसने किया कि टिकट उसको मिल जाए, है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है, उस राजनीति का शिकार होके 7वीं बार फिर से प्रमोद कुमार को टिकट दिया गया, जिनके खिलाफ में भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रमोद कुमार को पसंद करता हो। तो जी अतुल कुमार, अच्छा, अतुल कुमार जो है वो कास्ट समुदाय से आते हैं, जो समुदाय स्टाम्प्ड वोटर माना जाता है इसका बीजेपी का। वहां बीजेपी को सीधा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कास्ट समुदाय का 100% वोट, मैं 99 नहीं बोल रहा हूं, 100% वोट कास्ट समुदाय का डॉक्टर अतुल कुमार के साथ जा रहा है। इधर दिव्यांशु भारद्वाज ने भी अपना जो मतलब मुरेठा बांध के जो निकला है उस लड़के ने, और उस लड़के ने जितनी मेहनत की है, और उस लड़के के साथ उसको जो समर्थन मिल रहा है, ये उम्मीद किया जा रहा है कि वो नहीं भी तो कम से कम 20 से 25 हजार वोट का मालिक वो है। कल वोट की स्थिति में क्या होगा, लेकिन आज आप मान लीजिए कि 20-25 हजार वोट का मालिक वो है। तो ये दोनों जो वोट हैं, ये दोनों वोट कोई राष्ट्रीय जनता दल का वोट थोड़ी है। दूसरा आपको बता दें कि पिछली बार जो ओम प्रकाश सहनी यहाँ से चुनाव लड़े थे, वो भी अपराधी जी व्यक्तित्व के आदमी थे। देवा गुप्ता भी अपराधी व्यक्तित्व के आदमी है। उस समय उनको भी 70 हजार वोट आया था, प्रमोद जी महत 14 हजार वोट से चुनाव जीते थे। इस बार दिव्यांशु भारद्वाज, अतुल कुमार, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अतुल कुमार की जो स्थिति है, अंडर करंट बहुत ज्यादा है। और अंदर अगर कर प्रशांत किशोर की बात को सच मान लिया जाए, और जो कैलकुलेशन आता है सामने, जो इलेक्शन का एक माना जाता है कि वोटिंग का परसेंटेज अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में है। अगर वो सही समीकरण बैठा तो अतुल कुमार चुनाव जीत भी सकते हैं, जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि जन मैसिव समर्थन, जी मैसिव समर्थन अतुल कुमार के साथ भी दिख रहा है। जनता बदलाव के मूड में है। देखिए, आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समय की कमी है। संजय भाई, पहले आपके पास आते हैं, क्या लगता है 122 सीटों पर मतदान है, किसका पलड़ा भारी है? कम शब्दों में सारी बात बता दीजिए। पलड़ा तो प्रथम चरण में भी ये पूरे जगत को पता हो गया है। अब ये जी कोई छिपी हुई बात सरोज जी नहीं रह गई है। जी 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 ये बात छिपी हुई नहीं रह गई कि बिहार की नंबर 1 पार्टी कौन है। तो नंबर 1 पार्टी प्रथम चरण में जनता दल यू रही है, और द्वितीय चरण में भी प्रथम प्रथम स्थान जनता दल यू ही रहेगी। अगर दूसरे नंबर की पार्टी की बात कर लें तो निसंदेह प्रथम चरण में भी राजद ने दूसरे नंबर पर अपनी बढ़त बनाए रखी थी, और इस चरण में भी राजद शानदार सफलता प्राप्त करते हुए दूसरे नंबर पर रहेगी। सबसे जो बुरी हालत होने वाली है वो प्रथम चरण में भाजपा काफी पिछड़ गई है। जो जिसके नेता कहा करते थे कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनाऊंगा, और जो है विधायक दल के नेता चुनेंगे, उस दल के प्रधानमंत्री तो चुनाव के बीच से ही निकल गए, और आज मुख्यमंत्री बनाने वाले नेताजी भी चल दिए। तो आप देख समझ सकते हैं कि उनकी मन स्थिति क्या है इन सब चीजों को देखकर। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी में जा रही है। ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या लग रहा है? संजय भाई ने तो अपनी राय दे दी, एकदम बेबाक बोलते हैं संजय जी, बेबाक उन्होंने कहा। नहीं, आपकी राय क्या है? संजय जी ने जो बातें कही है, वो बातें अक्षरशः सही हैं, और मेरा भी ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली वही है। जी जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, दूसरे नंबर पे आरजेडी, और सबसे बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि हम लोगों ने जो ग्रास रूट पे महसूस किया, एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के प्रति नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, और उसका खामियाजा इस बार बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो स्थिति, पहले आप ये समझ लीजिए कि 8 और 4 की थी, 8 पे भाजपा, 4 पे जनता, ये महागठबंधन। इस बार जो है वो फासला भी जो है वो कहीं बदल ना जाए, पलट ना जाए।
चलिए, तो हमारे दोनों मजे हुए मेहमान पत्रकारों, मजे हुए, समझिए कि जो बिहार की सियासत की हर चीज को समझने वाले पत्रकार हमारे साथ थे। दोनों की राय करीब करीब बराबर है कि जो पहला चरण गुजरा है, दूसरा चरण उससे कुछ अलग अलग नहीं होने वाला है। गाड़ी उसी डायरेक्शन में चल रही है, उसी पटरी पर चल रही है। और ये अगर गाड़ी उसी पटरी पर चलती रही तो फिर बीजेपी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। मंजिल तक पहुंचेगा जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। तो देखिए, कल मतदान है, बहुत सारी चीजें साफ होगी। हम लोग एक बार फिर कल मिलेंगे। आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।